चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th एसक्यूएल का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा टॉपिक डेट फंक्शंस थे, फिर डेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कन्वर्जन उनकी टू डेट टू कैरेक्टर करना उनको। ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी बहुत सारे हमने की थी उसमें। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक रहता है एनालिसिस करेंसी का, ये मैं थोड़ा करा देता हूँ। इसके बाद हम फॉरन जंप करेंगे ऑर्डर बाय और एग्रीगेट फंक्शंस पे। आज एग्रीगेट फंक्शंस और ऑर्डर बाय पे ही हमारा पूरा फोकस होगा, क्योंकि थोड़ा टॉपिक काफ़ी लोग इस पर कॉम्प्लेक्स समझते हैं इसको, और अक्सर इसमें अटक जाते हैं, क्यूरीज नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज ऑरेकल से लॉगिन करते हैं। ठीक हो गया, एसक्यूएल प्लस यूज़र स्कॉट है हमारा, उसका पासवर्ड है टाइगर। शो यूज़र हमें बताएगा कि यूज़र कौन सा है। ऑब्जेक्ट्स का वो पता है किस तरह चेक करते हैं, यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट से, ये याद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ हमें टेबल्स नेम याद है, इसलिए तो हम उसी पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था आज का, पहला था एनालिसिस करेंसी। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, एलिसिस याद है ना, ई डॉट से ई डॉट सैलरी। ठीक है, इतना ही मैं लिख रहा हूँ, ई डॉट डी पी टी एन ओ फ्रॉम ई एम पी ई। ठीक है, ये सिंपल शो करेगा इस तरह। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो सैलरी है मेरी, करेंसी भी इसके सामने शो कराए कि ये कितने हैं। करेंसी मतलब मुझे इसको जी डॉलर है, रुपी है, पाउंड है। ठीक है, मैं कहता हूँ अल्टर सेशन सेट एन एल एस अंडरस्कोर करेंसी इक्वल टू, देखो अल्टर सेशन मतलब जिस सेशन में भी मैं लॉग इन हूँ इसको चेंज करो फिलहाल। ठीक है, और करेंसी सेट करो किस तरह, करेंसी सेट करो तुम डॉलर, सेशन अल्टर्ड। अब जो करेंसी मैंने सेट की इस सेशन पे वो डॉलर है। ठीक है, डिफाइन में अब जब भी आप अल्टर सेशन चलाते हो डिफाइन में शो नहीं करेगा, क्योंकि डिफाइन को हमेशा आप अनडिफाइन कर सकते हो। हमने पढ़ा था लास्ट इसमें लेक्चर में, जो कि सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल में डबल एंड साइन डालते हो तो वो डिफाइन में चला जाता है, सिंगल एंड साइन डालते हो तो वो डिफाइन में नहीं चला जाता। वैसे भी आप वर्ड लिखो डिफाइन तब भी डिफाइन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल डबल एंड साइन से भी कर सकते थे आप। ठीक है, और अनडिफाइन से अनडिफाइन होगा, लेकिन अल्टर सेशन जो करते हैं वो सेशन लेवल पे चेंजेस जरूर आते हैं, लेकिन वो डिफाइन में शो नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तो दोबारा अल्टर सेशन करके उसको दोबारा जो था वैल्यू उस पर वापस ले आओ। अगर लेट सपोज मैं कहूँ यार मुझे तो पता ही नहीं लास्ट क्या था उसका ओरिजिनल वैल्यू, मैंने तो चला दी कमांड, अब तो पुराना क्या था आई डोंट नो, तो क्या करना पड़ेगा, एग्जिट सेशन दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी मेरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने क्या पहला क्या था। अब मैं कह रहा हूँ शो पैरामीटर, ये पैरामीटर कहलाते हैं, जिसको जो अल्टर सेशन से जो होते हैं चीजें, ये याद रखिए पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर आगे हमारे पास एक पूरा चैप्टर है इसका पैरामीटर्स का, और डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक है पूरा पैरामीटर्स का। ठीक है, जो कि आप अजीज को पता होगा एसपी फाइल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर उसी का पार्ट है। ठीक है, मैं अगर शो पैरामीटर कहता हूं तो कह रहा है कि ये पैरामीटर फिलहाल जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इस सेशन लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ ऐसी चीजें हैं करती हैं। ठीक है, कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो करती हैं। अच्छा, इसको पैरामीटर शो करने के राइट्स नहीं है, तभी ये एरर दे रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। जिन जिन के राइट्स इसको होंगे शो करने के 19-20 छोटे मोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट्स से इसका राइट है कि नहीं, देखें शो पैरामीटर, ये भी शो नहीं कर रहा इसको। ठीक है, एग्जिट करता हूं मैं एसक्यूएल प्लस सुपर यूजर से लॉगिन करता हूं मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। शो पैरामीटर लॉक, अब देखो आ रहे हैं पैरामीटर लॉक रिलेटेड। ठीक है, अब आ रहे हैं क्योंकि यूजर आपने चेंज कर दिया, सुपर कर दिया। जिन में लॉक का वर्ड, हालांकि ब्लॉक में भी क्या है बी आ रहा है, लेकिन इस साइड तो लॉक वर्ड है ना, इसकी जैसे ब्लॉक वाला भी आ गया।
तो उससे मिलते जुलते पैरामीटर्स ये दिखाएगा। ये देखो अब आया शो पैरामीटर एनालिसिस एनालिसिस करेंसी। करेंसी के अंदर भी देखो उसने दिखा दिया, लेकिन इस वक्त वैल्यू उसमें कुछ भी सेट नहीं है, एम्प्टी है। तो ओरिजिनल इसका वैल्यू क्या था? एम्प्टी था। ठीक है, सेट करने से पहले याद करें खाली था इसका। तो अभी जो दोबारा आता हूँ इस पर, मतलब यहाँ पे एम्प्टी होगा और एम्प्टी को डालने के लिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। जब मैं सेट करूँगा तो समझोगे वहाँ पे अब क्या डॉलर हो गया होगा, लेकिन सेशन लेवल पे एग्जिट करूँगा तो सेशन पे फिर डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल इतना सीखते हैं इसको। अब वैल्यू हटाना करना जब आगे एडवांस पे जाएंगे तो सीखेंगे, फिलहाल आर्जी तौर पे इतना काफ़ी है। अच्छा अब मैं कहता हूँ वो सिलेक्ट वाली क्यूरी वही जिसमें वो आ रहा था डेटा मेरा, ये कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ अब ये सैलरी जो है डॉलर्स में शो करे। टू कैरेक्टर, ठीक है, किसको, इसको कैरेक्टर में तोड़ो। ओके 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 ओके, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मुझे, खुद 2 मिनट दीजिएगा, मैं चेक करूँ कहाँ पे वैल्यू चेंज करना होगा मुझे। ठीक है, तो इसके अंदर एल के साथ अपने डिजिट्स डिफाइन करने होंगे। टू नंबर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं आई बिलीव। यहाँ आते हैं, सिलेक्ट सैलरी, यहाँ तक, फिर सही है, इस तरह के फॉर्मेट में मुझे चाहिए। हाँ अब सही है ना, ठीक है, कुछ दरवाजे पे आए मैं चेक करके आता हूँ। अच्छा ये आपने सवाल पूछा ये 999 मैंने क्यों डाला है, ये मैंने खुद से डाला कि इस फॉर्मेट में शो कराओ। करेंसी अभी कभी आप बैंक में जाते हो ना कि 100 के बाद एक कॉमा होता है, देखा है ना अभी किस तरह, फिर 10,000 के बाद एक कॉमा होता है, ये उस फॉर्मेट में उसको बोला हाँ दिखाओ। नहीं डालोगे तो नहीं दिखेगा, नहीं डालो, ये लो, ले लो, जैसे मर्जी भाई आपकी, नहीं डालो, मुझे क्या है, मुझे कोई एतराज ही नहीं है। नहीं आया, अब कॉमा नहीं आया, वरना उसको मैंने बोला कि इतने डिजिट के बाद कॉमा डालो, कहाँ मैंने बोला 3 डिजिट के बाद, कि 100 के बाद कॉमा डाल दो। ये रहा, मैंने कहा 100, ये इकाई दिहाई 100, 100 के बाद क्या दिखाओ, कॉमा डालो, फिर 1000, 10,000, 1,00,000, मतलब इतने तक रखा है। अब देखो मैंने ये खींच दिया इतना, जी एल उस करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप लोगों का सवाल होना चाहिए एल क्यों, क्योंकि इसमें जो चल रहा है वो मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स का जो टेरिटरी है सेट हुआ उसकी वजह से। अभी मैंने गूगल जो किया था थोड़ी देर पहले तो उसमें एक टेरिटरी का आ रहा था आपके पास, हाँ पैरामीटर। तो जो एल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी के मेरे ख्याल से शो करता है। अगर यू डालूंगा मेरे ख्याल यूरोप को करेगा आई बिलीव, लेट्स सी। नहीं जैसे हमने करेंसी सेट किया था ना, डॉलर डाला था ना, डॉलर डाला है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं उसको पाउंड करूँगा तो पाउंड कर देगा उसको, ठीक है। अच्छा इसमें मैं अगर एक मिनट मैं इसमें यू डाल के देखता हूँ एल की जगह पे, ठीक है, लेट्स सी, डॉलर शो करेगा, हाँ वो वहाँ पे सेट कर दिया। यू डालो या एल डालो तो वो करेंसी आपको उसी में दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे पी के आर डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा सामने, अच्छा कुछ भी ना डाले तो फिर वो कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट करेगा, दैट सेट, और कुछ भी नहीं करेगा। आपने कहा टू कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, दैट सेट, और कुछ नहीं, कन्वर्जन कर देगा, बाकी उसमें ये डॉलर का साइन लगाना बंद कर देगा। कहाँ पर है इसमें एरर दिया, मैंने सिंगल कोड बंद नहीं किया, सिंगल कोड बंद नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा,
आपका करेंसी शो नहीं करेगा बस, क्योंकि उस करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो कैरेक्टर लास्ट जो आप दे रहे हैं। अच्छा वो एल शुरू में लगाया तो करेंसी शुरू में डाल देगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने यू या एल जो भी डाले, अब डॉलर फिर आगे, ठीक है। अच्छा मैं इसको कहता हूँ अल्टर सेशन सेट एनएलएस अंडरस्कोर करेंसी इक्वल टू PKR, डॉट भी डाल देता हूँ उसमें, PKR के साथ डॉट भी डाल दिया, मेरी मर्जी है। हाँ PKR डॉट होता है, सेट हो गया। अच्छा दोबारा वही क्वेरी, वो एल के अंदर PKR आ गया, वही आएगा, ठीक है। करेंसी आप सेट कर सकते हो जस्ट शश के दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन एक किस्म की, और कुछ भी नहीं है इसका लेना देना, और कोई इसका। हाँ इसमें अगर कैलकुलेशंस आप करेंगे तो इसमें थोड़े मसले आ जाएंगे। इसमें कैसे कैलकुलेशन करोगे, जो PKR को कैसे ऐड माइनस करेगा, टू कैरेक्टर में वैसे भी आपने कन्वर्ट किया उसको, क्योंकि नंबर तो ये रहा नहीं, टू कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर हो गया, वो नंबर तो ऐसे भी रहा ही नहीं, वो कैलकुलेशन तो भूल ही जाए। करेंगे तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी, अगर इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी उसमें PKR डिटेक्ट हुआ तो फिर वैसे ही कन्वर्ट करे, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा ही नहीं। अगर अच्छा अगर ये सिर्फ मैं एल ना लगाता, उसके बाद फिर भी चांस थे कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके एडिशन वगैरह कर लेता। सही है, कोई सवाल इसमें? यहाँ तक करेंसी खत्म, क्लोज कर दे इस चैप्टर को यहीं। जस्ट शश का था एक देख लिया आपने, बस दैट्स इट। आते हैं ऑर्डर बाय पे, ठीक है। सिलेक्ट ई डॉट EMPNO एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट ई नेम, ई डॉट सेल, ई डॉट DPTNO फ्रॉम EMPE। इस रिजल्ट को ठीक से देख लें पहले, ठीक है। अच्छा ऑर्डर बाय का क्लॉज जो वो आखिर में हमेशा लगता है, कहाँ लगता है? बिल्कुल आखिर में। ये बात याद रखें, किसी भी क्वेरी में 100 बातें लिख लें, दुनिया भर की जहान की बातें लिखें, ऑर्डर बाय आखिर में लगेगा। सॉर्टिंग जो तो आपकी रिक्वेस्ट है सॉर्ट करना किसी चीज़ को, वो आखिर में लगती है, तो इसमें भी ऑर्डर बाय जो होगा क्वेरी के एंड में लगेगा। अब ऑर्डर बाय में बताना है मुझे कि किससे ऑर्डरिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें, जिस तरह डेटा पड़ा है वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कहता हूँ इसकी सॉर्टिंग करें, किससे? डिपार्टमेंट नंबर वाइज, ऑर्डर बाय DEPTNO। अब ऑर्डर किससे करेगा? डिपार्टमेंट नंबर वाइज। अब देखें, पहले 10 डिपार्टमेंट वाले आ गए, फिर सारे 20 वाले, फिर आखिर में सारे 30 वाले। ये देखें, ये देखें, पहले 10 वाले आ गए सारे, फिर सारे 20 वाले, फिर सारे 30 वाले। क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय क्या कहा? इस कॉलम से ऑर्डर बाय कॉलम पे लगता है। अच्छा मैं कहता हूं, अब देखें, हाँ मैं कहता हूं एज, मैंने क्या दिया? एलएस दे दिया। किसको? डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम को एलएस दे दिया। बाय DPTNO। लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, सही है। जरूरी नहीं आप एलएस को ही ऑर्डर बाय में लगाए, आप कॉलम के नाम पे भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, यहां पे ई डॉट DPTNO लगाता हूं, ये फिर भी चलेगा। रेफरेंस दो ऑर्डर बाय के अंदर, तब भी उसको एतराज नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा टेबल जब जो इस्तेमाल करते हो आप, जो उस दिन हमने किया था, तो फिर वहाँ पे जैसे कि D.DPTNO या E.DPTNO, तो ऑर्डर बाय भी कंफ्यूज हो जाएगा, किससे सॉर्टिंग करूँ, इस वाले से उस वाले से, तो रेफरेंस देना जरूरी हो जाएगा। एलिसेस हमने पढ़े इसलिए थे टेबल के, याद है ना, तो इसीलिए रेफरेंस एक अच्छी बात है, रेफरेंस ऑर्डर बाय में इस्तेमाल किया करो, ठीक है। अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, दोबारा वही यहाँ आके इसको देता हूँ मैं ऑर्डर बाय। अब उसका एलएस इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉलम का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा, फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा, ठीक है, एतराज नहीं है। एलएस यूज करने के बाद भी कॉलम लगा रहे हो तब भी चल रहा था, अब एलएस के ऊपर लगाया तब भी चलेगा, क्योंकि उसका दूसरा नाम है, उस कॉलम का दूसरा नाम है, तो एतराज किस बात का,
ठीक हो गया ये? अच्छा, अब आ गई ये बात कि ऑर्डरिंग। मैं कहता हूं ये ऑर्डर रिवर्स में हो, ये ऑर्डर रिवर्स में हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अच्छा, इसमें जो मैंने जो की है, इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग मैंने नहीं लिखा, आप नोट करें कहीं असेंडिंग डिसेंडिंग नजर आ रहा है आपको? तो जो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो असेंडिंग है, ये बात याद रखें। असेंडिंग लिखें या ना लिखें वो असेंडिंग ही होगा, लेकिन डिसेंडिंग के लिए आपको प्रॉपरली डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें आके मैं लिखता हूं कि ऑर्डर बाय, इस एलएस की जगह मैं कॉलम नेम यूज कर लेता हूं, दोबारा एलएस हटा दूं, मैं जस्ट दिखाने के लिए एलएस डाला था कि एलएस से भी ऑर्डरिंग हो सकती है, ठीक है। अब मैं कहता हूं फ्रॉम EMPE ऑर्डर बाय DEPTNOASC असेंडिंग। मैं लिखूं असेंडिंग या ना भी लिखूं रिजल्ट वही आ रहा है, क्यों? बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग करता, तो लिखना बेवकूफ़ी है। कुछ प्रोफेशनल बोलते नहीं यार लिख दो, थोड़ा जो कि थोड़ा बहुत नहीं जानते उसके लिए आसानी हो जाएगी। चलो ठीक है, लिख देते हैं भाई, लिख दिया हमने। अब करते हैं इसको रिवर्स में दिखाएं भाई, यही रिजल्ट हमें डिसेंडिंग में दो। ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑर्डर बाय ख़त्म नहीं होता, ऑर्डर बाय थोड़े और 2-4 चीज़ें इसमें डिस्कस मैंने करनी है। ये इसके कॉन्सेप्ट है मेन, जो समझ गए एक बार दैट्स इट, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय से आप खेलते रहेंगे, ठीक है। ऑर्डर आपकी जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि आप देखना किस तरह चाहते हैं डेटा को, और कोई इसका कोई पर्पज़ नहीं है, आप सॉर्ट करके उसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए करते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि डिसेंडिंग असेंडिंग समझ आ गया, ठीक है। अब ऑर्डर बाय करता हूं। अच्छा, पहला कॉलम कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा। ये अगर देखा जाए कि 4 कॉलम सिलेक्ट किए मैंने यहां पे, ऐसे ही है ना, तभी तो 4 नीचे आ रहे हैं। अच्छा, टेबल की कॉलम नंबर की बात की जाए तो टेबल में डिपार्टमेंट नंबर चौथे नंबर पे नहीं है, बीच में और कॉलम भी है, अपना हायर डेट है, कमीशन है, तो वो अगर डालो तो उसका नंबर 6-7वें नंबर पे कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो उसको नहीं देखता, ये आपकी करंट प्रेजेंटेशन के अंदर नंबर काउंट करेगा। पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा सैलरी है, चौथा, तो वो करंट क्यूरी में प्रेजेंटेशन उसकी देखेगा, ओरिजिनल टेबल की प्रेजेंटेशन को नहीं देखेगा। तो इसका नंबर कौन सा है, चौथा। ऑर्डर बाय 4, चौथे नंबर कॉलम से ऑर्डरिंग करो, तब भी वही काम करेगा, ठीक है। मैं कहता हूं ऑर्डर बाय 4 डिसेंडिंग, उसी किया ना तो चौथे नंबर से। अच्छा, ऑर्डर बाय मैं करता हूं ऑर्डर बाय 3 कौन सा है, सैलरी। यहां तो ऑर्डर बाय सेल लिखें यहां पे, ठीक है, या E.सेल लिखें आपकी मर्जी, या ऑर्डर बाय 3 लिखें, एक ही बात है, तीसरे नंबर पे कॉलम है ना वो। E. तो मतलब आपने रेफरेंस दिया उसको, EMP का एलियास क्या है, E है, तो E.सेल भी लिखो तब भी वही बात है कि मतलब जो E है उसका सैलरी, E कौन है, एम्प्लॉय का टेबल, ठीक है। या खाली सेल लिखो तब भी उसको जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही टेबल इस्तेमाल हो रहा है तो रेफरेंस की जरूरत तब भी नहीं है। 3 लिखो तब भी सही है। बात क्लियर हो रही है, कोई सवाल, कंफ्यूजन? मजीद, ऑर्डर बाय, अच्छा बाय नहीं लिखा, वर्ड ऑर्डर बाय, देखो मिसिंग बाय वर्ड, देख रहे, ऑर्डर बाय 3, अब सही है। अब देखो, अब ऑर्डरिंग जो हुई है वो सैलरी से हुई है, मैं पॉज नहीं करता, कंटिन्यू करते हैं इसे। तो ऑर्डर जो है वो सैलरी से होगी, सब जो कमाई हो, मैं चाहूँ। तो ऑर्डर बाय 3 जो है, 3 कौन सा, सैलरी। देखो सैलरी को उसने असेंडिंग ऑर्डर में उससे ऑर्डर किया। अब देखो उसने डिपार्टमेंट नंबर नहीं देखा, उसने किस पे सॉर्टिंग की है, सैलरी पे की है। बात क्लियर हो रही है, सैलरी छोटे से बड़े तक असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं कहता हूँ नहीं पहले बड़ी सैलरी आए फिर छोटी की तरफ जाए, तो क्या करूँगा, डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय 3 डिसेंडिंग, अब देखो डिसेंडिंग हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब आते हैं ऑर्डर बाय में एक से ज़्यादा कॉलम भी डाल सकते हो आप। ऑर्डर बाय में कहता हूँ पहले सैलरी,
जो पहले डालूंगा पहले उसकी प्रायोरिटी है, याद रखें, पहले जो डालूंगा पहले उसकी प्रायोरिटी है, जो दूसरी जो डालूंगा फिर दूसरी की प्रायोरिटी है। तो दूसरा कहता हूं मैं DEPTNO। अब ये सॉर्टिंग किससे करेगा जी? नहीं, ये दोनों को साथ लेके चलता है, पहले सैलरीज कर देगा फिर डिपार्टमेंट की करेगा। देखो कैसे, सैलरी सॉर्ट हो गए, डिपार्टमेंट भी हो गए। अब आप बोलोगे यार ये तो वही रिजल्ट आया जो ऊपर है, ऐसा ही है। एक मिनट दिखाता हूं, डिपार्टमेंट सॉर्ट हुए हैं लेकिन आपको फील इसलिए नहीं हो रहा कि रिजल्ट उस पर डेटा इस तरह का है। मैं इसको अभी प्रूफ करता हूं, ठीक है? हाँ, क्योंकि डेटा देखो काफी लोग पढ़ाते वक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं खुद भी कि यार ये तो कोई फर्क नहीं आया, हालांकि फर्क है, क्योंकि डेटा आपका टेबल में इस तरह का कॉलम जो है DEPTNO उसके अंदर डेटा इस तरह का है कि आप पकड़ नहीं पा रहे उसको। मैं समझाता हूँ अभी, थोड़ा चाय पी लें फिर इसके बाद समझाता हूँ, ठीक है? तो इसमें दोनों कॉलम पे इसने सॉर्टिंग की है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर में डेटा इस तरह का है, वो सॉर्ट तो हुआ है लेकिन डेटा इस तरह का आप पहचान नहीं पा रहे किसने सॉर्टिंग की है। अगर मैं थोड़ा इसको उल्टा कर दूं, लेट सपोज मैं कहता हूं कि इसको, अच्छा तो मैं थोड़ा इसमें चेंजेस करता हूं, जैसे कि लेट सपोज, ताकि आपको क्लियर दिखेगा कि इसमें कहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है। ऑर्डर बाय पहले करता हूं 4 पे, मतलब कि डिपार्टमेंट नंबर पे, फिर करता हूं 3 पे। अच्छा, एक में 4 लगाया, दूसरे में मैं अगर E.Salary कर दूं तब भी ये चलेगा, क्यों 4 पे उसने डिटेक्ट किया डिपार्टमेंट नंबर को, फिर दूसरे नंबर पे सैलरी दे दिया। पहले डिपार्टमेंट नंबर पे सॉर्टिंग करेगा, सेकंड फिर बाद में सैलरी पे जाएगा। देखो पहले किया 4, मतलब कि चलो मैं नंबर हटा के दोबारा लगा रहा हूँ ताकि इजी लगे आपको, क्यों कंफ्यूजन ना हो जाए। E.DEPTNO कॉमा फिर E.Salary, सिंपल। मतलब देखो कॉलम यहाँ पहले सैलरी उठाई है फिर डिपार्टमेंट, इसकी आपकी मर्जी है, लेकिन सॉर्टिंग पहले किससे करनी है? डिपार्टमेंट नंबर से, फिर सैलरी पे करनी है, ये आपकी मर्जी। प्रेजेंटेशन दिखेगा पहले सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर बाद में दिखेगा, लेकिन सॉर्टिंग का ऑर्डर पहले किस पे करेगा? डिपार्टमेंट पे, फिर बाद में सैलरी पे। अब आपको दिखेगा कि पहले डिपार्टमेंट नंबर देखो 10 वाले आए छोटे, यहां से लेके यहां 10 तक आ गया। अब आप सैलरी देखो 1300, 2000, 2400 से देखो छोटे से बड़ा होता जा रहा है, ठीक है? डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर सॉर्टिंग हुई है, देखो 10 के अंदर सैलरी की सॉर्टिंग हो गई। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ गया? डिपार्टमेंट नंबर 20। अब 20 के अंदर सॉर्टिंग हो गई, देखो अब देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 800 से। आप लोग देखो कि यहां 5000 किसका था? वो 10 का था, तो इसके अंदर सॉर्टिंग हो गई। ये अलग ये ब्रैकेट उसने बना दिया सॉर्टिंग का, ठीक है? स्लॉट्स बना दिए। दूसरा स्लॉट 20 का बना दिया, 10 के बाद 20 आएगा ना डिपार्टमेंट, ठीक है? 20 के अंदर फिर स्लॉट्स बनाए, छोटे से बड़े तक सैलरी, देखो सही है? फिर तीसरा 30 डिपार्टमेंट में चला गया, फिर उसके ऊपर स्लॉटिंग। रिवर्स करोगे यही ऑर्डर रिवर्स में होगा, डिसेंडिंग अगर करोगे तो। अच्छा, मजे की बात, यहां पे अगर मैं डिसेंडिंग लगाता हूं एंड में, तो ये क्या करेगा? कोई इसका सवाल? हाँ, डिपार्टमेंट 30 से लेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं आप, ठीक है? 30 से लेगा, उसके बाद वो 30 का जो वो डिसेंडिंग होगा ना, जो सबसे बड़ी अमाउंट है, हाँ बेसिकली जो हियर करंट है ना, उनके अपोजिट कर दो बस। 30 लेगा, इसी को उर्दू में, ताकि रिकॉर्डिंग उर्दू में आए। मजबूरी क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग उनको उर्दू में। ये पूरा टेबल रिवर्ट करके अपोजिट कर दो। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं पहले डिपार्टमेंट नंबर 30 आएगा, फिर उसका 5000 सैलरी सबसे पहले। अच्छा सॉरी, हाँ 3000, अच्छा 30 का नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे नहीं आएगा। नहीं, वो 950 से आएगा। नहीं, ये भी गलत है। पहले जो है मैंने ये देखें कि डिसेंडिंग किसके सामने लिखा हुआ है? सिर्फ सैलरी को रिवर्स करेगा। ये पहला वाला किस पे है? असेंडिंग में है। आप लोगों ने डिस्टिंक्ट हमने पढ़ा था, डिस्टिंक्ट क्या कहता है? एक कॉलम पे लगा तो सब पे लग जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जिस कॉलम के आगे जो वर्ड लगा वो उसी पे इंपैक्ट करेगा। अब ये सैलरी को डिसेंड करेगा। डिपार्टमेंट 10, 20, 30 वैसे ही असेंडिंग में आएगा, डिसेंडिंग होगी सिर्फ सैलरी। देखिए डिपार्टमेंट 10 वही आया, फिर 20 आया, फिर 30 है, वो असेंडिंग में है क्योंकि उसके आगे मैंने डिपार्टमेंट नंबर के आगे कुछ डिफाइन नहीं किया। डिसेंडिंग किसको करो? सिर्फ सैलरी को दो। सैलरी रिवर्स में आ गई है 10 की, ठीक है?
फिर 20 की रिवर्स में आ गई है, फिर 30 की होगी रिवर्स में। अच्छा, मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट नंबर भी डिसेंडिंग में हो, तो डिपार्टमेंट के नाम सामने भी क्या लगाऊंगा, डिसेंडिंग, कॉमा, फिर सैलरी भी डिसेंडिंग में कर रहा हूं, अब दोनों डिसेंडिंग होंगे। अब जो आप कह रहे थे वो अगर दोनों पे डिसेंडिंग, उस देखो हर किसी पे अलग लगेगा, हर कॉलम पे अलग से असेंडिंग डिसेंडिंग लगेगा, जिसके सामने नहीं लगाएंगे डिफॉल्ट असेंडिंग, वरना डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। वही देखिए, अब देखें 30 का सबसे पहला पड़ा, उसी तरह जो आप कहते थे वो अब अचीव हुआ जब दोनों जगह पे आपने डिसेंडिंग लगाया, ठीक है। फिर 20 का, फिर 10 का, ठीक है, वही सैलरी डिसेंडिंग में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं डिपार्टमेंट नंबर डिसेंडिंग और सैलरी के आगे कुछ भी नहीं लगाता, तो सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी असेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब सैलरी उसी छोटे से बड़े पे जाएगा, डिपार्टमेंट रिवर्स में होगा। अब पता चला इम्पैक्ट। लेकिन जब मैं पहले सैलरी पे लगा रहा था, मतलब पहले कॉलम सैलरी का था, फिर डिपार्टमेंट नंबर लिख रहा था, उसमें डेटा का टाइप इस तरह था, डिपार्टमेंट नंबर के अंदर डेटा इस तरह का, सॉरी हाँ, डिपार्टमेंट नंबर के अंदर डेटा इस तरह का है कि आपको पता नहीं चल रहा था। हालांकि वो कर रहा था, वही अभी जो काम कर रहा है वही कर रहा था, लेकिन डेटा की रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है कि आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे थे। और ये भी रियल टाइम में होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जी, क्योंकि सैलरी के नंबर्स और उसके थ्रू डिफरेंट चीज़ें हैं, तो फिर उसमें वो कर नहीं पा रहा था। इसलिए पहले आप डिपार्टमेंट नंबर पे करेंगे, फिर जब सैलरी पे करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा थोड़ा इजीली, लेकिन काम वही कर रहा है जो मैंने बताया, उस पर भी कर रहा था, लेकिन डेटा की इस तरह का होना, रिप्रेजेंटेशन इस तरह आ रही थी उसकी। बात क्लियर हो रही है। ऑर्डर बाय का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम्पल जितने मर्जी करो आप, होते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, ऑर्डर बाय लगाते रहेंगे। अब ऑर्डर बाय आपको समझ आ गया, कहीं भी मैं क्यूरी में ऑर्डर बाय लगाऊं तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर ऑर्डर बाय में कहीं नंबर भी डाल दूं तो समझ जाए, एक से ज़्यादा कॉलम ऑर्डर बाय में लगाऊं तब भी समझ जाओ, एक के सामने असेंडिंग लगाऊं दूसरे के सामने नहीं लगाऊं तो समझ जाओ, ठीक है। और एक के सामने डिसेंडिंग लगा रहा दूसरे के सामने नहीं लगा रहा तो समझ जाओ एक डिसेंडिंग है दूसरा असेंडिंग में है। तो हर किसी अलग अलग लिखना पड़ता है। क्लियर है ये चीज़ें। ये था आज का हमारा ऑर्डर बाय। अब नेक्स्ट है हमारा आपके एग्रीगेट फंक्शंस। थोड़ा पॉज लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस की तरफ चलते। उसमें एग्रीगेट फंक्शन में मिन है, मैक्स है, एवरेज है, काउंट है, सम है, ठीक है। और भी होंगे मेरे ख्याल यही है। अगर कोई और भी हुआ तो, लेकिन यही यूजेज है इनका, मेरे ख्याल यही है। गूगल करेंगे तो पता चलेगा, इसके अलावा कोई है तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा ज़रूर, लेकिन जनरली जो यूज़ होते हैं यही है, हम इनको ही करेंगे, ठीक है। चलते हैं पहले मिनिमम की तरफ। मिन का मतलब मिनिमम, कहता हूँ सिलेक्ट मिन मतलब मिनिमम, ई डॉट डालो आपकी मर्जी है या नहीं डालो आपकी मर्जी है, फिर रेफरेंस देना पड़ेगा, वहाँ पे एलिस्ट असाइन करना होगा, ठीक है। फ्रॉम ई एम, अच्छा यहाँ पे सिलेक्ट लोअर में लिखा है, लोअर में फ़र्क नहीं पड़ता, ऑरेकल खुद कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। फ्रॉम ई एम पी ई, ओ सॉरी, सही है। मिनिमम सैलरी दिखाओ मुझे, सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है? 800 है। किसकी है? सिमित की है, ठीक है। बाकी की डिटेल नहीं आ सकती। अभी मैं उसकी बताने वाला था। अच्छा, इसमें 800 आपने मिनिमम सैलरी बताओ किसकी है, तो उसने बताया किसकी है, सिमित की है। लेकिन आपने यहाँ टेबल को देख के बताया खुद वर्बली, यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो प्रिंट नहीं की है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉमा लिख के लिखता हूँ ई डॉट ई नेम फ्रॉम ई एम पी ई, ठीक है। तो इस तरह ये चलेगा, लेकिन ये एरर आउट हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। ये जो इसका अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कवर होगा। फिलहाल मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि एग्रीगेट फंक्शन हमेशा, अच्छा आप लिख रहे हो ई डॉट ई नेम, आपने कोई वेयर क्लॉज लिखा है? फिल्टर कब होता है डेटा? जब वेयर लिखते हैं। इसमें क्या वेयर लिखा है मैंने? मतलब फिल्टर नहीं होगा, मतलब सब डेटा आएगा, डेटा सारा लाएगा। मतलब रोज कितने टोटल? 25 रोज है, 25 रो आ रहे हैं, मतलब ई नेम के कितने लेके आएगा? 25 रोज लेके आएगा, क्योंकि मैंने वेयर लगाया नहीं है। क्लियर है बात? लॉजिकली इसके एरर का रीजन समझो, मैं ये बता रहा हूं रीजन कि एरर क्यों होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये एरर होगा क्यों? ई नेम कितने, वेयर फिल्टर नहीं है तो 25 के 25 रिकॉर्ड ही आएंगे ई नेम के थ्रू। और आपने देखा मिन सैलरी कितने रिकॉर्ड्स ला रहा है?
यहाँ 25 रिकॉर्ड, वो एक रिकॉर्ड, कैसे एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंटेशन होगी? क्या 800 स्मिथ की है तो बात ठीक है, क्या वो अजीज अली की है, क्या वो ब्लैक की है, ब्लैक के सामने प्रिंट करे वो अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, गुड प्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब डेटा गलत होगा। तो इसलिए वो बताएगा कि ये सही नहीं है। नॉट अ सिंगल ग्रुप बाय फंक्शन, वहां से आ रहा है, वहां पे मल्टीपल वैल्यूज आ रहे हैं, वहां पे सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ई नेम कितने रिटर्न कर रहा है? 25। और वो कितने? एक। अच्छा, अगर आप कहते हो वेयर ई डॉट ई नेम इक्वल टू स्मिथ, अब भी नहीं देगा, अनफॉर्चुनेटली अब भी नहीं देगा। ये तो आपको पता है एक रिकॉर्ड उसके अंदर है, खुदा ना करे एक से ज्यादा रिकॉर्ड होते तो वो लॉजिकली बात सेंस ही नहीं करती, तो इसीलिए वो चलेगा ही नहीं। शुरू में ये बात याद रखो। अभी आप तो, ये तो आपको वर्बली पता है कि स्मिथ एक ही है, अब आप करो यार एक के सामने एक अब तो आना चाहिए, बट ये तो आपको पता है ना। बैकएंड पे 2 रिकॉर्ड होते, स्मिथ, एक स्मिथ जॉन्स है, एक स्मिथ माइल्स है, तो फिर आप क्या करोगे? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले भाई? मोर देन 1 भी हो सकता है, तो इसीलिए ये कभी नहीं चलेगा, चाहे एक रिकॉर्ड भी क्यों ना हो। ये बात याद रखें, ये सिर्फ इसलिए चला रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि चीज जो लॉजिकली गलत है तो वो हमेशा ही गलत है, ठीक है। भले चाहे आपको पता हो या ना पता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो 25 रिकॉर्ड में आपको पता था इसलिए एक ही है। अगर से 500 रिकॉर्ड्स होते, ये 5 लाख रिकॉर्ड्स होते, उसमें स्मिथ एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा यासिर हो सकता है कंपनी में, एक से ज़्यादा। तो इसीलिए जो है आप ये माइंड में रखें कि ओरेकल पागल नहीं है, पहले उसने बता दिया। अच्छा, इस चीज़ को आगे हैंडल करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि एक से ज़्यादा कॉलम, जब एक ग्रुप बाय फंक्शन हो, एक ग्रुप बाय फंक्शन नहीं है, सिंपल कॉलम है, ये कॉलम कहाँ जा रहा है? ग्रुप बाय फंक्शन में, सॉरी उसमें एग्रीगेट फंक्शन में। अच्छा, इसको एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं, ग्रुप बाय फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय क्लॉज नहीं कह रहा मैं, ग्रुप बाय फंक्शन कह रहा हूं, ठीक है। वो फंक्शन जिसमें ग्रुपिंग होती है, देखो उसने ग्रुप करके दिखा दिया ना, एक ही वैल्यू, ठीक है। तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये बात ज़हन में याद रखें, एक से ज़्यादा रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। अच्छा, मैं कहता हूं सिलेक्ट मैक्स ई डॉट सैलरी फ्रॉम ई एम पी ई। मैक्सिमम सैलरी कौन सी है? 5000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही एक से ज़्यादा ला नहीं सकता, तो इसीलिए मैं एक ही वैल्यू देख पाऊंगा। अच्छा, मैं यहां कहता हूं कि मैक्स सैलरी दिखाओ, फिर मिन मतलब मिनिमम ई डॉट सैलरी फ्रॉम ई एम पी ई। अब चलेगा क्यों? एक रिटर्न वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, लेना देना कोई नहीं है, आपस में लेना देना इसका नहीं है। ये जो 5000 और 800 एक बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इसमें, लेकिन सेंस कर रहे हैं कि भाई मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इस टेबल में इतना वैल्यू है सैलरी के हिसाब से, जी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कहता हूं वेयर फ्रॉम ई एम पी ई, तो लिखूं फ्रॉम ई एम पी ई, वेयर ई डॉट जॉब इक्वल टू क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? ये चलेगा। क्यों? कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम लेके आओ, ये तो बात क्लियर है। कहां से ले आओ? ईएमपी से, और उनमें से भी छान के ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये उन पे लगाओ जिनका सेल्समैन सैलरी है, सॉरी जॉब टाइप जो है सेल्समैन है। तो इसमें क्या एतराज है आपको? पूरी टेबल के बजाय फिल्टर करो, पहले सेल्समैन लेके आओ, सेल्समैन उठाएगा सारे, फिर उनमें से मैक्स और मिनिमम उठा के ले आएंगे। पहले सेल्समैन उठाएगा, वेयर का काम क्या है? फिल्टर करना, वेयर फिल्टर करके ले आएगा जो भी सेल्समैन है। अब मैं 1 मिनट दिखाया तो आपको, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, सब आ गए। अच्छा, मैं कहता हूं वो लेके आओ जो कि वेयर जॉब इक्वल टू, अच्छा अब सेल्समैन वाले सारे आ गए। अब मैं वो क्यूरी अपनी चलाता हूं,
मिनिमम मैक्सिमम वाला। अब सिंपल है, सबसे पहले क्या करेगा ये वेयर, क्या करेगा सेल्समैन लेके आओ, मतलब कि ये डेटा लेके आओ। क्लियर हो गया? पहले ये डेटा आएगा, अब इसके ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम लगाएगा। मिनिमम कौन सा है इनमें से? सैलरी देखो मिनिमम कौन सी है, 1250। मैक्सिमम कौन सी है? देखो दोनों एक ही बात है ना, ये 1250 ये 1250, इनमें से कोई एक, या दोनों एक ही बराबर है ना, दोनों जो भी है डजंट मैटर, वो एक ही वैल्यू उठा के ले आएगा कि मिनिमम, दोनों मिनिमम है, ठीक है सही है, डजंट मैटर, चल जाएगा। देखो इसने काम किसके ऊपर किया है, इस पार्ट पे काम किया जो सेल्समैन वाला था। पहले तो फिल्टर आउट करके डेटा, अब उसमें से मैक्सिमम व मिनिमम लेके आओ। बात क्लियर हो रही है? वो जो मैंने देखा था कॉलम उठा रहा था वो तो अलग ही, और वेयर उसमें लगाया था, तो वो आपने कहा, मैंने क्या बताया, डिसाइड आप नहीं कर सकते उसमें कितने रिकॉर्ड्स, एक हैं दो हैं, वो तो बाय चांस एक था, अगर एक से ज़्यादा भी तो हो सकता था ना, तो वो लॉजिकली सेंस नहीं करता, कभी चले कभी ना चले, ये भला बात हुई भला? हाँ, ये तो बदतमीजी वाली बात होगी। चार्जिंग दोबारा लगा देता हूँ मैं। अच्छा आगे चलते हैं, इसमें और मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, अगर मैं ई नेम पे मैक्स और मिनिमम लगाऊं, लॉजिकली सही नहीं है लेकिन चल जाएगा, वो उसके आस्की को कन्वर्ट करके चेक करेगा, आस्की के मुताबिक मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है, ठीक है जी। और EMPNO पे भी लगा सकता हूँ, डिपार्टमेंट पे भी लगा सकता हूँ, कमीशन पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अगर कमीशन पे लगाऊंगा तो सबसे ज़्यादा मिनिमम किसको लेके आया, अगर मैं लगाऊं कमीशन में, ये आपको ये नहीं दिखा? अच्छा ये जगहें क्या है, तो क्या नल को लेके आएगा, जीरो को लेके आएगा? नल तो वैल्यू नहीं है ना, मैक्सिमम मिनिमम नल पे नहीं लगता, ये बात याद रखें। मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ मैं दिखा देता हूँ, हाँ वो तो है, मैं चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक वो, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। देखो एक से ज़्यादा सैलरी बार बार मैंने कॉल किया, उसने अलाउ किया ना इस तरह, लेकिन कॉलम तो सैलरी का एक ही होगा ना, एक बंदा दो सैलरी कैसे उठा सकता है? अब हर कोई EMPE से कमीशन उठाए, वेयर जॉब नहीं लगाता, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जॉब लगाओ सिर्फ उनके ऊपर फिल्टर करके उन्हीं के ऊपर लगाएगा, ठीक है। अब कमीशन देखो जीरो उसने उठाया, नल को थोड़ी उठाएगा वो। अच्छा मजीद का सवाल था कि यहाँ पे मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि आपका सैलरी हो, ठीक है, कॉमा मिनिमम या मैक्सिमम आपकी मर्जी जो लगाओ, मैक्सिमम कमीशन हो, E.कमीशन हो, तब भी चलेगा, कोई एतराज़ नहीं है इसको रिप्रेजेंट करने में। इसमें क्या है, दिखा दो आप प्रेजेंट करके भाई ये रहा, लेकिन ये किसी एक बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बात याद रखिए। वो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में है ना वो हमारे, क्योंकि मैं आपको एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक, ठीक है। अगर जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी जो नहीं आ रहा था, ग्रुप बाय और सिंगल वो जो वैल्यू जो एरर आया था, उसको हैंडल करने के लिए नेक्स्ट ये है, ये टॉपिक से हैंडल होगा। और इसको छेड़ना बहुत बड़ी चीज़ को छेड़ने के बराबर है, ये थोड़ा वो है जहाँ पे लोग थोड़ा सा हाँ एडवांस लेवल का है। आगे की जितनी भी क्यूरीज अब आने वाली है ना, ये सारी एडवांस है। जहाँ तक अब पढ़ते आए अभी तक ये सारे सिंपल थे, अगर आपको लगता है यही मुश्किल था ना, तो तैयारी बांध लो, आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा उनके कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में जाएंगे हम, ठीक है। ग्रुप बाय को आज नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, कल छेड़ूंगा मैं उसको, कल का क्लास है ना तो उसमें छेड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो गया, अब आगे जो दो चार रहते हैं वो भी कर लें कवर। कौन सा था? एवरेज है। एवरेज क्या करता है, एवरेज का आइडिया किसको है मैथमेटिक्स में? अच्छा एवरेज जो है हमेशा याद रखें, एवरेज कैलकुलेट इस तरह होता है, देखो सिलेक्ट, अब देखते जाएं, मैं आपको बता दूं पहले सैलरी देखो कितने रिकॉर्ड्स हैं, देखो पहले तो सैलरी में 25 में 25 के 25 जो हैं ये उठा लेता हूं, मैंने 25 के 25 रिकॉर्ड उठा लिए, इनको मैं नोट पैड पर लेके जाता हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ दिखाने के लिए। इनमें सब में मैं डालता हूँ एडिशन का साइन, प्लस होंगे सारे एक दूसरे के साथ, ठीक है। लास्ट वाले में हटा देता हूँ, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से प्लस प्लस डालता गया हूँ,
ये स्पेस जो है इसको मैं हटा देता हूँ कि स्पेस चाहिए ही नहीं, सब मिला के लिखो। अब देखो सारे नंबर आ गए हैं, ये सारी सैलरी है, सबकी सैलरी उठाई मैंने। देखिए सिंपल है, देखिए सिलेक्ट, सारे ऐड हो रहे हैं एज एवीजी सेल फ्रॉम डुअल, क्योंकि नंबर उठाए मैंने तो टेबल से कभी लेना देना ही नहीं है उसके, मैंने सारे मैनुअल उठा के लिख दिया। और इस कॉलम का नाम क्या रख दिया, एवीजी सेल फ्रॉम डुअल। लेकिन ये क्या करेगा, सबको ऐड कर देगा, एवरेज अभी तक नहीं निकालेगा। ठीक है, अभी मैंने नहीं निकाला, ये सबका एडिशन क्या हो गया, टोटल आ गया। ठीक है, अब मैं इसको एवरेज करने जाऊंगा। अब यहाँ अब अच्छा मजे की बात, सबसे पहले सब आपस में ऐड होंगे, ऐसा ही है। तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करो, सबको पहले ऐड करो, वरना क्या करेगा, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दूंगा तो सबसे पहले उसको रिजॉल्व करेगा मैथमेटिक के रूल के मुताबिक। तो इसलिए हमेशा ब्रैकेट को इस्तेमाल करो, पहले भाई एडिशन करना है आपने, बाद में, वरना अगर इसके साथ में डिवीजन लगाता तो पहले वो डिवीजन पे भागता। तो रूल ये है, हाँ एवरेज का रूल ये है, सब जितने भी वैल्यू सब आपस में ऐड करो पहले। तो कितने रिकॉर्ड्स थे टोटल, मतलब ये टोटल जो सैलरी है कितने बंदों की है, मजीद साहब 25 लोगों की ये सैलरी है। तो इसको मैंने कहा डिवाइड करो 25 में से, ये सब आपस में पहले ये जितने भी कंपनी का बजट है पहले तो इकट्ठे करो कि कितनी सैलरी टोटल जा रही है, डिवाइड बाय उतने बंदे जितनों में चीज़ें जा रही हैं, कितने बंदों में अमाउंट जा रहा है 25 में, अगर 26 में जा रहा है तो 26 करता। ठीक है, एज एवीजी अंडरस्कोर सेल फ्रॉम डुअल। तो याद रखें जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे या जितने वैल्यूज होंगे, ये जितने वैल्यूज हैं जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर है, उन सबका एडिशन डिवाइड बाय उतने में, उतने से डिवाइड होगा जितने वो नंबर थे उनके, नंबर ऑफ काउंट थे उनके। ये एवरेज इस तरह निकलता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, एक नंबर है मिसाल तौर, ये पहले हो जाए मैं आपको दिखाऊं फिर एक सवाल पूछता हूँ। ये इसका एवरेज है, ये एवरेज सैलरी है, मतलब अगर बराबर सब में तकसीम किया जाए तो हर किसी को इतना मिलता है। अगर 25 लोगों में बराबरी की सैलरी तकसीम की जाए तो इतनी है, अगर 25 को मल्टीप्लाई करो इससे तो उतना ही बनेगा जितना अभी ऊपर आया था ये। अगर मैं कहता हूं सिलेक्ट 25 मल्टीप्लाई बाय ये एवरेज के साथ, ये उतना ही जाके अमाउंट बनेगा जितने से ये बना है। ठीक है, सही है, मैथमेटिक्स सिंपल रूल है। अच्छा मैं कहता हूं सिलेक्ट 10 प्लस 90 प्लस 40। अच्छा यार ये इसके ब्रैकेट मैंने नहीं लगाए, दोबारा लगाता हूँ। सिलेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया। मजीद साहब इसका जवाब आप दें, इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय कितना, 3। भाई कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल, 3 वैल्यूज है ना, तो डिवाइड बाय 3 होगा। तभी यहाँ पे जो है ना ये 25 थे, तभी डिवाइड बाय 25 था मेरे भाई। यहाँ पे कितने वैल्यूज है टोटल, 3, इनका एवरेज डिवाइड बाय 3 से होगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा 90 फिर प्लस 101, अब क्या होगा, अब 5 होगा। सिंपल, ये इस तरह एवरेज कैलकुलेट होता है। ठीक है, 66.2 आपका एवरेज है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे ना, इसको 66.2 को, तो यही जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 फ्रॉम डुअल, इतना ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसको ऐड करो तो इतना ही निकलेगा। देखो ये किया, ये इतना ही है, मतलब इनका एडिशन इतना ही है। देखो बात क्लियर हो गई है। तो अब आते हैं उसके एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर। मैं तो सिलेक्ट एवीजी ई डॉट सेल फ्रॉम EMP E, यही रिजल्ट आया। वो जो आपने मैनुअल जो एडिशन किया है उसके बजाय इसने एवरेज आपको पूरा, मतलब यही कैलकुलेशन मौजूद है इस लगा के जी कि एवरेज निकालो सैलरी के ऊपर। तो उसने देखा कि भाई सैलरी का टोटल एडिशन इतना होता है, कितना 69525। ये उसने बोला इतने इन सब का आपस में जोड़ करो तो ये बनता है, उसको फिर डिवाइड करो जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने से रिकॉर्ड करो तो ये आपका एवरेज उसने निकाल दिया। वही कैलकुलेशन किया जो ऊपर हमने मैन्युअली किया। तो एवरेज का फंक्शन ये करता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा
और कुछ सीखने की जरूरत है? एवरेज में मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या था एवरेज के अलावा और? अच्छा एवरेज और भी कॉलम पे, अच्छा मैं एवरेज अगर ई नेम पे लगाऊं चलेगा? वो तो लात मारेगा मुझे कि भाई ये नंबर के ऊपर काम करने वाला है। एवरेज जो है एडिशन है, तो आस्की की एडिशन नहीं हो सकती, आस्की की एडिशन नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये हमेशा नंबर पे चलेगा। काउंट और सम, सम कर लेते हैं। सम जो है सम भी नंबर का ही होगा, सम मतलब एडिशन। अच्छा अब मैं कहता हूं सिलेक्ट सम ई डॉट सैलरी फ्रॉम ई एम पी। अब सैलरी को सम करेगा, सम हमारा क्या था? ये था, यही था ना? ठीक है, तो आप बजाय को सबको इस तरह ऐड किया मैंने, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी थी ये वाली, ये जो एडिशन कर दी थी मैंने यहाँ पे, ये इसके बजाय आप सम का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन रिकॉर्ड रिजल्ट कितने आएगा? याद रखें एग्रीगेट फंक्शन हमेशा एक सिंगल में रिटर्न करता है, ठीक हो गया? अच्छा नेक्स्ट क्या था? सम भी हो गया, क्या रह गया? काउंट। काउंट बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, काउंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये याद रखें। जितने भी इजी नहीं, यूज भी बहुत होता है, और मसला यह है कि इसको लोग ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको गलत, कभी कभार गलती से इसको इस्तेमाल करके गलत रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर बोलते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन को भूल जाते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन काम किस तरह करता है, इसके फंक्शनैलिटी का जो नहीं भूला ना वही कामयाब है। अच्छा मैं चलते हैं काउंट में, 2-4 आपको एग्जांपल्स दूंगा मैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? तो सिलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एमपी। अच्छा यहाँ पे ई नहीं लगा, तो यहाँ पे ई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलएस मैंने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे भी नहीं लगाया, ठीक है? अब ये क्या करेगा? नंबर उनको काउंट करेगा, वो जैसे कि जो डिवाइड बाय 25 कर रहे थे ना कितने, वो वही है। हाँ मैं कहूँ गिन के बताओ कितनी सैलरियां हैं, 25 सैलरियां हैं। मैं कहता हूं सिलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम ईएमपी। अब क्या बोलेगा ये? नल को ये काउंट नहीं करता, जीरो को काउंट करता है वो कि वैल्यू है, वैल्यू तो वो काउंट होगा, नल काउंट नहीं होता। अब कमीशन में 10 नल होंगे, भले गिन के बैठ के देखो, सिलेक्ट एक ही कॉलम उठाया मैंने, अब गिनो आप, एक नल, 2 3 4 5 6, अब नीचे कितने हैं पता नहीं है, कि वो रिकॉर्ड साइड में कोई उठाया नहीं हमने, उठा लेता हूं ताकि पता चले। ई नेम, अब पता शायद चल जाए, हाँ अब पता चलेगा, अब पता चला ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ना 10 को उसने छोड़ दिया, जीरो को ऐड किया है, काउंटिंग जीरो की काउंटिंग हुई है, मतलब कोई वैल्यू होगी उसकी काउंटिंग होगी, तो नल की काउंटिंग नहीं होगी। हाँ 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 काउंटिंग होगी, जो वो काउंटिंग कर रहा है ना, वो उसके अंदर वैल्यू क्या है, वो उसके अंदर क्या वैल्यू है उससे परवाह नहीं उसको, नल को छोड़ के, नल को तो गिनेगा ही ना, बाकी उसके अंदर क्या वैल्यू है डजंट मैटर। ई नेम को आप काउंट करके कह सकते हैं कितने नाम है, ई नेम काउंट करो ई नेम को, $25। अच्छा एक और चीज देख लो, सिलेक्ट काउंट स्टैरिक, ये अब टोटल नंबर ऑफ, अच्छा ये हमेशा काउंट जो है याद रखें, अगर आपको सही, मुझे टोटल टेबल के रिकॉर्ड्स देखने हैं, उसके लिए या तो स्टार लगाए, या तो प्राइमरी की जिस कॉलम पे लगा हुआ उसके ऊपर लगा दो काउंटिंग, ठीक है? या उस कॉलम पे लगाए जिसपे नॉट नल का वो लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है। 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो स्टैरिक लगाओ, काउंटिंग स्टैरिक पे करो, या तो जिसके अंदर प्राइमरी
की है उस कॉलम पे लगाओ। जैसे कि इसमें EMP-NO वो प्राइमरी की है इसका। अब प्राइमरी हमने पी की नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ेंगे जब आगे तो बताऊंगा। तो इस EMP टेबल के अंदर EMP-NO जो है, एम्प्लॉय नंबर जो है, हाँ EMP-NO है ना, तो वो उसके ऊपर प्राइमरी की लगा, तो उसको आप काउंट में डाल सकते हैं। सिलेक्ट काउंट EMP-NO फ्रॉम EMP, वो लिख सकते हो। नंबर 2 स्टेरिक डाल सकते हो। नंबर 3 उस कॉलम पे लगाओ जिसमें नॉट नल लगा हुआ है, नॉट नल का चेक लगा हुआ है कि मतलब उस वैल्यू के, उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू ना जाए, तो फिर आपकी सही काउंटिंग आएगी हमेशा टेबल की। मतलब अगर सही रिकॉर्ड गिनने हैं तो उससे पता चल सकता है, ठीक है जी। जिसमें नॉट नल लगा तो उसमें नल वैल्यू नहीं जा सकती ना, तो उसमें मतलब जितने रिकॉर्ड्स हैं सबको काउंट कर लेगा। प्राइमरी की में नल नहीं जाता। स्टार का मतलब यह है कि किसी एक कॉलम में अगर है दूसरे कॉलम में तो नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं से वो पूरा निकाल के ले आएगा कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। स्टार में भी यही सीन है कि मतलब किसी न किसी कॉलम में तो वैल्यू कोई होगी तो तभी वो रो बना है ना, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं काउंटिंग, सही काउंटिंग लेने के, ठीक है। तो ये काउंटिंग बता देगा कि 25 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। जब मैं कंस्टेंट करूँगा तो एक बार काउंटिंग का फिर दोबारा एक सेशन दे दूंगा ताकि आपको और आइडिया हो जाए डिटेल में, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। वेयर कमीशन इज नॉट नल, वो गिन के दो जिनके कमीशन नल नहीं है। सारे गिनो, गिनो सारे जिनके कमीशन नल नहीं है। कितने? 15 थे वही। अच्छा, कमीशन इज नल। अब ये क्या नो रोज रिटर्न करेगा या 0 दिखाएगा? हाँ, अब 10 दिखाएगा। अच्छा, मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम, नहीं, अपडेट EMP सेट कमीशन टू नल, सारे नल कर दो। 5 रोज अपडेटेड, कमीशन सारों का नल कर दिया मैंने। ये देखिए कमीशन किसी में भी नहीं है। अच्छा, अब गिनो, अब ये क्या 0 रिटर्न करेगा या नो रोज रिटर्न करेगा? जैसे देखो, मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP वेयर कमीशन इक्वल टू कमीशन ग्रेटर देन 0। क्या करेगा ये? नो रोज सिलेक्टेड। कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिनका 0 से ऊपर हो, हाँ ऊपर हो, क्यों? ये है ही नल, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके आता हूं उसके ऊपर, क्वेरी के ऊपर जो लिखी थी। अब क्या बताएगा? नो रोज सिलेक्टेड बताएगा, कमीशन इज नॉट कहता हूं बोला। अब क्या नो रोज सिलेक्टेड आएगा? इसके अलावा कोई और कहता है कि नहीं ये नहीं, कुछ और आएगा? आप बताओ। काउंट, जिनके कमीशन नल नहीं है उनकी काउंटिंग करो। यहां देखो, यहां पर कोई मार खा जाता है, यहां कोई कहता है नो रोज आएगा, काउंट करो। काउंट तो 25 आएगा ना भाईजान, जो नल नहीं है उसको रिवर्स करो ना। नल है ना, अब तो क्या कर दिया? कमीशन क्या हो गया? वो काउंट करो जो नल नहीं है। हाँ, वैसे तो नल है, ये बोल रहे नल नहीं, इज नल। चलो, ये आपके 25 आ गए। इसको मैं रिवर्स करता हूं, नो रोज। आप क्या कहते हो? नो रोज आएगा? रोज आना चाहिए। 0 आएगा, नो रोज नहीं कहेगा। यहां पे मार खा जाते हैं सारे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न जो नो रोज। भाई आपने कहा है गिन के बताओ, उसने कहा एक भी नहीं है। काउंट तो किया ना, उसने वो काउंटिंग अपना काम करे, आपका वो नहीं करेगा। आपका रिजल्ट नहीं बता रहा वो अपनी काउंटिंग बताएगा ना भाई। वो क्यों बताएगा कि नो रोज सिलेक्टेड? असल रिजल्ट ही 0 है। याद रखें, एग्रीगेट फंक्शन में
इस तरह नहीं होता, खास करके काउंटिंग में। मैंने क्या बोला, सबसे अजीब व गरीब यही है। अच्छा, मैं कहता हूं सिलेक्ट मैक्स कमीशन फ्रॉम ईएमपी, अब नल आएगा क्योंकि मैक्सिमम कोई है ही नहीं। काउंट वाहिद अजीब व गरीब है, मैंने बताया ना, वो आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करेगा, वो अपनी काउंटिंग करेगा। देखो मैक्स ने वही एक्सपेक्टेशन, देखो मैक्स ने भी ये नहीं कहा नो रोज रिटर्न, नो रोज सिलेक्टेड नहीं कहा, कहा नो रोज सिलेक्टेड। देखो एग्रीगेट फंक्शन कभी नहीं कहता कि नो रोज सिलेक्टेड, वो रिजल्ट देगा, वो चाहे नल की सूरत में होगा किसी नंबर की सूरत में होगा। बात क्लियर हो गई? ये बात पल्ले बांध ले, एग्रीगेट फंक्शन कभी भी नो रोज रिटर्न नहीं करता, वो कभी ऐसी रिजल्ट नहीं देगा आपको। या तो नल देगा जी, मतलब वो अपने काम करके दिखाएगा आपको, उसका काम नहीं है कि नो रोज आपको बोले, इसका काम ही नहीं है। बात क्लियर हो गई? ये पल्ले बांध ले, लोग यही मार खा जाते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि यार नो रोज सिलेक्टेड आएगा, तो जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हुए वहां भी मार खाते हैं। वो जो बग्स होते हैं कोड के अंदर, वो अक्सर जब ये लोग ये यूज करते हैं ना एग्रीगेट फंक्शन, फिर उनको ये आइडिया नहीं होता कि यार ये तो नो रोज सिलेक्टेड वाली चीज रिटर्न ही नहीं करता जी। हाँ, लेकिन काउंट जो है कभी नल नहीं देता, ये बात है। काउंट हमेशा जीरो देगा, कोई रिकॉर्ड नहीं है, या एक है, दो है, या खाली जीरो बता देगा आखिर में, एक भी नहीं है। काउंट कभी इस तरह का रिजल्ट नहीं देता। देखो इसने नल रिटर्न किया ना, मैक्स ने देखो नल रिटर्न किया है, लेकिन वो नल भी नहीं करेगा, वो काउंटिंग करेगा आपकी। क्लियर है? तो आज की क्लास यहाँ एंड करने से पहले मैं ऑर्डर बाय पे थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि मैंने जैसे बताया था ऑर्डर बाय एंड में लगता है, थोड़ी सी एग्जांपल मैं दे दूं उसकी, बस फिर एंड करते हैं। जैसे ये है, अगर ऑर्डर बाय के साथ मैं वेयर क्लॉज यूज करूंगा, तो मैंने बताया था कि अब्दुल मजीद, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें देखो कि मैंने बताया था कि ऑर्डर बाय हमेशा एंड में लगता है। अगर मैं इसके अंदर, इस क्वेरी के अंदर वेयर यूज करता हूं, तो कहां यूज होगा? ऑर्डर बाय से पहले यूज होगा। ठीक है, ये बात याद रखें, सिर्फ ये चीज रह गई थी इसमें, तो मैं कवर करा रहा हूं फ्रॉम ईएमपी। अब यहां पे वेयर फिल्टर लगाऊंगा, वेयर का काम पूरा होगा। ऑर्डर बाय एंड में वेयर कहता हूं जॉब ई डॉट जॉब इक्वल टू मैनेजर। ठीक है, ये बात वेयर की खत्म हो गई थी यहां पे। अब ऑर्डर बाय लगा सकता हूं। बात क्लियर हो गई? वेयर पहले आएगा क्योंकि हमने वेयर कहीं भी यूज नहीं किया था उसमें, तो अब थोड़ा यूज करना जरूरी मैंने समझा, तो इसलिए थोड़ा दिखा देता हूं। अब देखें, वेयर ने अपना काम किया, फिर ऑर्डर बाय ने आकर में सॉर्टिंग उसकी कर दी, उनको लाया और उन्हीं के ऊपर फिर सॉर्टिंग हुई है यहाँ पे जो आपने डिमांड की है उसकी। डिसेंडिंग डिपार्टमेंट नंबर को पहले करो, फिर सैलरी को असेंडिंग में उनमें दिखाते जाओ। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये वेयर को दिखाने की जरूरत थी मुझे कि मैं वेयर कहाँ प्लेस करना चाहिए। अच्छा, अगर आप चाहते हो पहले ऑर्डर बाय डालूं, लेट सपोज मैं कहता हूँ EMPE, फिर ऑर्डर बाय डालता हूँ, फिर आखिर में वेयर डालता हूँ, फिर देखें क्या होता है। एरर आउट हो जाएगा कि सिंटैक्स ही गलत है। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यही एंड कर देते हैं। ठीक है, बस मेरे का एंड में टॉपिक उसके साथ रिलेटेड था, तो ठीक है। तो आज आपने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ लिए, काउंट को मत भूलना उस्ताद। ठीक है, आज की क्लास यही एंड करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस हमने कवर कर लिए और ऑर्डर बाय क्लॉज जो है सॉर्टिंग के लिए हमने कवर कर लिया। फिर कल हम ग्रुप बाय फंक्शंस पढ़ेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ेंगे, और ग्रुप बाय फंक्शंस जो है हमारे एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शन, इनके साथ हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे। ठीक है, कल